तो दोस्तों आप सभी को कुछ समय पहले की घटना याद होगी जब आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नागोर्नो काराबाग में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में टेंशन बढ़ गई है और नागोर्नो काराबाग में रहने वाले क्रिश्चियंस जो कि आर्मेनियन मूल के थे, जिनकी संख्या 1,30,000 थी, उन्हें एक साथ पलायन करना पड़ा और पिछले 30 सालों में यह आर्मेनियन क्रिश्चियन का सबसे बड़ा पलायन था। इन सब को लेकर यूएन में भी टेंशन जाहिर की। इसके अलावा WHO ने भी इनको लेकर कई सारी चीजें बताई कि इस तरह के एक साथ पलायन से काफी ज्यादा परेशानियां आ सकती है। तो कहने का मतलब 1,30,000 लोग एक साथ विस्थापित हो गए, वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह गए, लेकिन उसकी आवाज जन जन तक फैली ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन किसी ने कोई हंगामा वगैरह नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई किसी तरह का हैशटैग नहीं चलाया। लेकिन अगर गाजा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कितना कितना हंगामा पूरी दुनिया में होता है। ऐसा ही कुछ इस समय बांग्लादेश के अंदर भी हो रहा है। हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि हिंदूज को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये ट्वीट आप देख लीजिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो प्रताड़ना की जा रही है, इसे तत्काल रोकिए और इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, किसी ने इस बात को नहीं सोचा होगा अभी तक कि इस तरह से हिंदूज की प्रताड़ना को लेकर हिंदू शब्द लिखकर डायरेक्टली कोट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा दूसरा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं रहा जिन्होंने इस तरह से डायरेक्टली हिंदूज का नाम लेकर उनके खिलाफ होने वाली प्रताड़ना को रोकने के लिए कहा हो। इसके साथ साथ कई सारी बातें की जा रही, लेकिन कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन बांग्लादेशी हिंदूज के लिए नहीं निकल रहा है। अल्टीमेटली उन लोगों ने अपने सारे फ्रिक्शंस आपसी जो थे उन्हें दूर करते हुए एक साथ आकर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और बांग्लादेश की सड़कों पर कल से ही और स्पेशली बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अब हिंदूज अपने बचाव के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यूनाइट हो। किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, लेकिन किसी की प्रताड़ना से अपने आप को बचाने के लिए। इसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर लें कि किस तरह से अब CIA का प्लान जो कि आधे से ज्यादा बांग्लादेश के अंदर विफल रहा, और मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि शेख हसीना वापसी कर सकती है और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है। खुद उनके बेटे की तरफ से इस बात को कहा गया, जो कि पहले ये कह रहे थे कि शेख हसीना अब दोबारा बांग्लादेश कभी नहीं लौटेगी, लेकिन उन्होंने अपना बयान बदलते हुए ये कह दिया कि नहीं, वो लौटेंगी। इसके बाद उनका खुद का भी आया कि वो खुद भी जा सकते हैं, वो खुद भी पॉलिटिक्स में उतर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अभी भी मेजोरिटी परसेंटेज जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो शेख हसीना के फेवर में है और अब उनको सिंपैथी भी मिलेगी और बड़े अंतर से वो फिर से इलेक्शंस जीत सकती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कोई पहला तख्ता पलट का मौका नहीं है बांग्लादेश के अंदर, बल्कि 20 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही दिन में 3 संगठनों द्वारा बैक टू बैक तख्ता पलट करने की कोशिशें की गई, लेकिन सारी कुछ चीजें बाद में नाकाम हुई और शेख हसीना एज इट इज वहां पर बनी रही। तो इसको लेकर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि ये सारी जानकारियां जब आपको है, आप हमें दे रहे हैं, तो इनके ऊपर मनन और मंथन चिंतन वगैरह तो बांग्लादेश के उन तत्वों ने भी कर लिया होगा जिन्होंने तख्ता पलट किया। CIA द्वारा भी इस बात का अवलोकन कर लिया गया होगा कि वापस आ सकती है शेख हसीना और बड़े अंतराल से वापस इलेक्शन जीत सकती है, तो इसके खिलाफ भी तो उन्होंने किसी तरह की कोई तैयारी कर रखी होगी। तो जी हाँ, उसकी तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दी। अब वो तैयारी किस तरह की हो सकती है, तो देखिए, शेख हसीना की एंट्री को रोकने के लिए और उन्हें दोबारा इलेक्शन न लड़ने देने के लिए एक ही आइडिया यहाँ पर काम आ सकता है, और वो ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो वहां पर गठित हो चुकी है, शपथ भी ले लिया है, कार्यभार संभाल लिया गया है। इसके बाद ये लोग कई सारे आरोप प्रत्यारोप शेख हसीना के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर मढ़ दें, झूठे सच्चे ही सही, और इनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दायर कर दें। ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि ये वहां की ऑफिशियली क्रिमिनल बन जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इनके फेवर में बहुत सारे लोग हैं तो वो लोग दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे कि शेख हसीना के खिलाफ सारी कार्रवाइयां रोक दीजिए, उन्हें अंदर आने दीजिए और उनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाइए। अल्टीमेटली उनके ऊपर इतनी सारी कार्रवाइयां ये लोग कर सकते हैं, इतने सारे केस और चार्जेस लगा सकते हैं कि वो दोबारा बांग्लादेश न जा पाए, और अगर गई भी तो उनको तत्काल जेल में डाल दिया जाए। इस तरह की चीजें संभवतः हो सकती है और इसकी तैयारियां लगातार की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की कुछ अथॉरिटीज हो वो, या फिर बांग्लादेश के अंदर जो प्रभारी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस समय मोहम्मद यूनुस, इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए, भारत द्वारा शेख हसीना को लंबे समय तक शरण देकर रखना ये सही नहीं है, उन्हें बांग्लादेश जल्द से जल्द भेज देना चाहिए। इनका विचार यही है कि अगर वो बांग्लादेश आती है तो या तो उन्हें असासिनेट करवा दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाए और उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान के ऊपर लगे हुए हैं।
तो ये सारी तैयारियां वो लोग कर रहे हैं। अब इसे कैसे काउंटर किया जाएगा, ये भारत का अपना डिसीजन हो सकता है, अपनी तैयारियां हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में बताया था कि रिक एक बहुत अच्छे इंजेक्शन के तौर पर इस बीमारी का इलाज कर सकता है। अगर चाइना और रशिया भी साथ आ जाते हैं भारत के, तो डेफिनेटली काम हो सकता है। भाई अभी हम लोग मेन कल्प्रिट के खिलाफ लड़ लें एक साथ मिलकर, बाद में आपस में लड़कर अपनी अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर की बात की जाए तो ये तेजस मार्क 2 से संबंधित बहुत ही शानदार खबर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप की असेंबली शुरू कर दी जाएगी और बताया जा रहा है कि इसमें अब केवल 2 महीनों का ही समय बाकी रह गया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 की असेंबली कब की हो जानी चाहिए थी, कब का प्रोटोटाइप तैयार हो जाना था, रोल आउट होकर उसकी फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था क्योंकि इंजन को लेकर डील नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंजन की डील हो जाती है एक्चुअली F414 के लिए, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जाता है। अब इसको लेकर दरअसल तैयारियां किस तरह की जाए, इसको लेकर एक मीटिंग आयोजित की जाती है और ये मीटिंग आयोजित की गई थी DRDO के भवन में, जहां पर DRDO के ऑफिशियल्स थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ भी थे और भी तेजस मार्क 2 संबंधित जितने भी PSUs वगैरह शामिल हैं, इन सभी के भी अधिकारी थे, जिनमें ADA के होंगे, AD के भी हो सकते हैं, साथ ही HAL के होंगे। तो इस तरह से सभी अधिकारियों द्वारा एक उच्च लेवल की मीटिंग आयोजित की गई। और इससे भी बड़ी बात कि इस मीटिंग में 2 और संस्थाएं पार्टिसिपेट करती है, जिनमें से एक है सेंट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो दूसरी संस्था थी वो थी नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर। अब ये जो 2 संस्थाएं हैं दरअसल इनका काम ही है विमानों के उड़ान परीक्षण और उनसे संबंधित डेटा को एनालाइज वगैरह करना, परियोजना में आने वाले जोखिमों के ऊपर नजर रखना, उनको कंट्रोल करना और कुल मिलाकर जितनी भी व्यवस्थाएं टेस्ट फ्लाइट संबंधित की जाती है उन सभी को मैनेज यही 2 संस्थाएं करती है। तो ये भी साथ में थी। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर तेजस परियोजना को लेकर ही मंथन किया गया है, क्योंकि तेजस परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वजह से इसमें और ज्यादा डिलेज देखने के लिए अब नहीं मिल सकते और 2 महीनों के अंदर इसकी असेंबली शुरू हो जाएगी। वर्ष 2025 में इसका रोल आउट हो जाएगा और 26 तक संभवतः इसके टेस्ट फ्लाइट भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि चूंकि इसको लेकर काफी कुछ तैयारियां हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम सब सिस्टम्स बनकर तैयार पड़े हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग तो इसकी असेंबली आज से 1.5 साल पहले ही शुरू करने वाले थे। तो कहने का मतलब 2 महीनों से भी कम का समय लग सकता है इसकी असेंबली शुरू करने में, और जो बनकर तैयार होकर रोल आउट होने की डेडलाइन बताई जा रही है वर्ष 2025 के अंत तक, उससे पहले भी ये रोल आउट हो सकता है। इसको लेकर भी मैं आपको पास्ट में कई सारे डिटेल में डिस्कशन वगैरह करके वीडियो बनाकर दे चुका हूं। तो अल्टीमेटली हम लोग केवल इंजन की वजह से रुके थे, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जल्द से जल्द अमेरिकन इंजन भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद किसी तरह की कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। सारी टेक्नोलॉजी वगैरह हमें हाथों हाथ इस दौरान मिल जाएगी। तो अब इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।